वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये है पोलिनोमियल। आपने सेवन्थ और एट्थ में ना एक लीनियर इक्वेशंस चैप्टर किया था, एट्थ क्लास में किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। सेवन्थ में किया था वन वेरिएबल, एट्थ में किया था टू वेरिएबल। अब वो लेफ्ट राइट वाली जो चीजें हैं ना, उन सबका कॉम्बिनेशन है पोलिनोमियल। सेवन्थ के बाद एट्थ के बाद नाइन्थ। अब हमने करना है ये चैप्टर जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स। अच्छा, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इस वीडियो में, ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 1। क्या कवर करेंगे इसका पार्ट 1? मैं आपको पहले पूरे के पूरे इसके बेसिक्स कवर करवाऊंगा, सारे जितने बेसिक्स हैं। फिर मैं आपको करवाऊंगा इसकी एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। कब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट से। देखो, बेस क्लियर होगा तभी मजा आएगा कुछ करने का। नहीं तो देखो, एक्सरसाइज खत्म करवाना तो बहुत इजी काम है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तो सबसे पहले हम बेस क्लियर करते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो पोलिनोमियल है ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो एक्सप्रेशन क्या होता है? आप मान के चलो, मैंने लिखा 2x² +3y +4, कुछ भी लिख दिया। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा 2x +3y +5 = 0, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन क्यों हो गया? एक्सप्रेशन क्या होता है पहले ये देखो। एक्सप्रेशन वो चीज होती है जिसमें देखो वेरिएबल भी है, ये देख रहे हो, एक्स आए, वाई आए, ऑपरेटर आए, प्लस आए, इक्वल टू साइन आए, ये सारी चीजें आए, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या क्या आता है, वेरिएबल आते हैं, कोएफिशिएंट्स आते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं। ये सारे के सारे कंबाइन होते हैं किसके साथ? कई बार इनकी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, जहाँ पे सारे के सारे एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स होती है, मतलब कि ये वाली पावर 2। अगर मैं बोलूँ 2x³ +5x, ये पावर, ये पावर जो है वो कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या है, ये जो पावर है ना ही ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए। रुको, इधर ना हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। ना ही ये फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में पावर आ रही है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो भी ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। अब बात आती है, इसकी कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको पोलिनोमियल की। देखो, सबसे पहली बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ, 2x² -3x +5 = 0। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक। अगर आपने इक्वल टू जीरो नहीं लगाना, आप ना लगाओ, कोई कोई चक्कर नहीं है। ये लो, ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। इसकी जो पावर है देखो, ये क्या है? ये क्या है? एक सिंपल पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये पूरा का पूरा हो गया एक पोलिनोमियल। क्या हो गया? पोलिनोमियल। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है टर्म। क्या है? टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? ये देख रहे हो आप, इतनी चीज, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। टर्म बेसिकली एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है। मान के चलो, अगर मैं सिंगल नंबर की बात करूं तो यहाँ पे ये सिंगल 5, ये एक सिंगल टर्म है। अगर मैं इस नंबर को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो भी ये एक टर्म है। इसने लिखा है C/2, ये भी एक टर्म है। उसके बाद ये भी एक टर्म है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब जब टर्म की बात होगी, जब जब टर्म की बात आएगी, तो जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर, बट नॉट विद मल्टीप्लाई
और डिवाइड। ये लाइन का मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो ये वाली लाइन अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। चलो मैंने आपको एक टर्म लिखी या दो टर्म लिखी, आपने बताना मेरे को। 2x² मल्टीप्लाइड बाय 3y³ मल्टीप्लाइड बाय 4x। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पूरा कितनी टर्म्स आ रही हैं इसमें, कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। देखो बच्चे, जो बच्चे न्यू आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, बच्चे सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि मैं क्या करवाता हूँ, मैं अपना जो यूट्यूब का लेक्चर है इसी हिसाब से बनाता हूँ कि आपको ऐसा फील हो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, इंटरेक्शन बना के रखना है अपना मेरे साथ। आपको जो मैं बोलूंगा कमेंट करके बताओ। आप जब भी वीडियो देख रहे हो आपने कमेंट करना जरूर है उस पर, ठीक है। तो मेरे को बताओ फटाफट, ये कितनी वीडियो वीडियो कह रहा हूँ, कितनी टर्म्स है ये, कितनी टर्म्स, फटाफट फटाफट। ये कर दिया कमेंट सबने? चलो, ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स हैं वो ना ही मल्टीप्लाई से ना ही डिवाइड से सेपरेट होती हैं, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको लिखता है ऐसे, 2x² प्लस 3y³ -4x, तो ये कितनी टर्म्स होती? तो ये कितनी टर्म्स होती? ये होती एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो ये होती तीन टर्म्स। कितनी होती? तीन टर्म्स। मेन क्राइटेरिया ये है इसका, ठीक है। होपफुली टर्म आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये वाला कंसेप्ट। अब बात आती है फैक्टर्स की। किसकी बात आती है? फैक्टर्स की। अब सिंपल सी चीज है, देखो ये जो फैक्टर्स वाला कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? फैक्टर्स वाला। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक पार्ट होता है प्रोडक्ट का। इसको आप इस हिसाब से समझो, सिंपलेस्ट तरीके से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला मेरे पास एक टर्म है 8x²y, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा 8 × x × x × y। इसका मतलब ये हो गया कि जो 8 है वो फैक्टर है इस पूरे के पूरे टर्म का। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, x जो है वो इसका फैक्टर है 8x² का। x जो है वो इसका फैक्टर है 8x² का, और y जो है वो इसका फैक्टर है 8x² का। तो फैक्टर क्या होता है? एक जो प्रोडक्ट होता है उसका कुछ पार्ट होता है, कुछ पोर्शन होता है, ठीक है। टर्म भी क्लियर होगी होगी, फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे बात आती है कोएफिशिएंट्स की। किसकी आती है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को ना आप पता है कैसे याद रखो? कोएफिशिएंट होता है, हिंदी में बता रहा हूं, साथी। क्या होता है? साथी। अब एक और चीज बताओ। साथी दो तरह के होते हैं। साथी, फ्रेंड्स, कोलीग, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक जो आपका फायदा करवाएं वो होते हैं पॉजिटिव, एक जो आपका नुकसान करवाएं वो होते हैं नेगेटिव। तो कोएफिशिएंट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कोएफिशिएंट भी हो सकता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट भी हो सकता है। और ये होता है साथी। किसका साथी? सर किसका साथी होता है ये तो बता दो। ये साथी होता है वेरिएबल का। किसका? वेरिएबल का साथी होता है ये, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास है 14c, एक टर्म है ये 14c। इसमें सी क्या है? सी क्या है इसमें? वेरिएबल। और वेरिएबल का साथी कौन है? 14। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा 14। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको मैं। अगर मैंने आपको बोला -4x² y है, ध्यान से समझना, ये ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। -4x² y है, और यहां मैंने आपको पूछा कि मेरे को कोएफिशिएंट बताओ आप y का। किसका? y का। आपने क्या करना है? y को छोड़ देना है, y को भूल जाना है। जो चीज बाकी बची -4x², वो हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। तो जरूरी नहीं है यहाँ कि जो कोएफिशिएंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हो। कोएफिशिएंट आता है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है, जिस वेरिएबल का साथी आपको पूछा है, उस वेरिएबल को हटा दो, जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा उसका साथी कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर बात आती है आगे कांस्टेंट की। किसकी? कांस्टेंट। कांस्टेंट बेचारे पता है कैसे होते हैं? इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये फिक्स ही होता है। आपने देखा होगा, आपके भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कोई फ्रेंड ऐसा होता होगा वो खुश ही रहता है, कोई दुखी ही रहता है, फिक्स ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या होते हैं? कांस्टेंट होती है फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड
न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 5 हो गया, पाई हो गया, ये सारे कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल जो वर्ड है वो पता कौन से वर्ड से बना है? वेरी से। वेरी, VARY। वेरी का मतलब पता क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज, कि क्वेश्चन के हिसाब से जो वैल्यू है वो चेंज हो जानी, फिक्स नहीं रहनी। मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, उसमें ए की वैल्यू 2 बोला लेने को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ए की वैल्यू 5 बोला है लेने को, तो आप 5 लोगे। क्या लोगे? 5 लोगे। तो ये होते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं ना, वो ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकते हैं। ये अल्फाबेट्स ही होते हैं क्योंकि इंग्लिश के। तो टोटल कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 26 में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि एक्स वाई जेड, इनको हम वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल्स टू 2। ये कंसेप्ट होता है इनका। ठीक है, तो इसी के साथ आपको कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया, कांस्टेंट भी, वेरिएबल भी, टर्म्स भी। अब हमने आगे चलना है और देखना है डिग्री क्या होती है, और टाइप्स ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर क्या क्या होता है। चलो आओ आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले कैटेगरी, नंबर ऑफ टर्म्स की कैटेगरी देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। वो पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे कि 6, 4x³ -5a² b³, ये सारे सिंगल सिंगल टर्म है, ये होगी मोनोमियल। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मोनो का 1, बाई का 2, ट्राई का 3 होता है। ट्राई का 3 होता है। और पोली, पोली का होता है मैनी। पोली का होता है मैनी। ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने। ओके, तो अगर बाइनोमियल की बात करें, यहाँ देखो दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो। ये लो x+2y, ये भी दो टर्म्स हैं। और लिखना, ये लो 2+4z, ये भी दो टर्म्स हैं, ये लो। ओके, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म। ये एक टर्म है w/2। पोली में 3 से ज्यादा, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। जो पोलिनोमियल होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल में। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा भाई, डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। इसको आप इस हिसाब से समझना कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक पोलिनोमियल है 2x² + 3x + 5, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। एक ये कांस्टेंट टर्म है, एक ये टर्म है, और तीसरी ये टर्म है। 3 टर्म्स आ रही हैं। अब कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि इसकी पावर 0। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर पावर ही नहीं लगी हुई वेरिएबल के ऊपर, x⁻1। इसकी तो चलो है ही है 2x के ऊपर स्क्वायर। अब देखो मजे की बात, एक वेरिएबल है x, लेकिन पावर कितनी है अलग अलग? 0, 1, 2। 3 पावर है एक वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये मैं आपको आगे एक्सरसाइज में भी अच्छे से समझा दूंगा एक बार दोबारा। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो चलो 2 की होगी। अगर मैं बोलूं 2x+6, इस केस में इसके साथ अगर वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो x⁻0 लिख सकता हूँ। क्यों? एनीथिंग जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है। अब ये 0 है, ये 1 है, इस पूरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये वाली जो चीज है ना कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री 0 होती है। डिग्री 0 क्यों होती है मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये देखो, मैंने लिखा था 6, 6 को मैंने लिखा 6x⁻0। जब मैंने 6 लिखा ये कांस्टेंट था। जब मैंने x⁻0 लिखा, इसका मतलब इसके साथ में जो x है उसकी पावर 0 है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ,
कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसको जीरो कर देना, क्या कर देना, जीरो कर देना, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल एज इट इज होता नहीं है। अगर हमने लगाना है तो उसकी पावर जीरो कर देते हैं। ओके, फिर बात आती है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, क्यूबिक की होती है 3। अभी इस केस में आओ, इसके ऊपर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, इसके ऊपर 1 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। मेरे को ना कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताओ कि अगर ऐसा हो कुछ x प्लस 2/x, अगर ऐसा हो कुछ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ना एक पंगा हो जाएगा। जो ये नीचे वाला आप x देख रहे हो इसकी पावर 1 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x⁻1। अब अगर एक वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में आ गई तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। मैं आपको ऐसे केसेस भी कराऊंगा जिसमें आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ये रही 2, ये रही 2, क्यूबिक की ये रही 3, ये रही 3। आपने एक चीज नोट की है इन तीनों में, आपने एक चीज नोट की है इन तीनों में, इसमें इसमें इसमें, चलो चारों में, 1 2 3 चारों में एक चीज नोट की है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर कुछ कुछ लेना देना नहीं है इनका। इस इधर देखो एक टर्म है, इधर 3 टर्म है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर तो चलो एक एक ही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ वेरिएबल के ऊपर वाली पावर को कंसीडर करना, उसके बेसिस पे आंसर निकाल देना आपने। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आपने। आगे चलते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली, राजू गया शॉप में जहां पे उसने सील्ड बॉक्सेस देखे डिफरेंट कलर्स के। जो शॉप ओनर था उसने उसको बोला कि जो रेड बॉक्सेस हैं, रेड बॉक्सेस में कितने पेन आ रहे हैं, 4। ठीक है, मतलब कि एक रेड बॉक्स में कितने पेन आ रहे हैं, एक रेड बॉक्स में आ रहे हैं 4 पेन। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। और जो ब्लू बॉक्सेस हैं उसमें 5 पेंसिल आ रही हैं, कितनी पेंसिल आ रही हैं, 5। तो जो एक ब्लू बॉक्स है उसमें कितनी पेंसिल्स आ रही हैं, 5 पेंसिल्स आ रही हैं। अब वो कह रहा है हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। टोटल क्वांटिटी पेन और पेंसिल की वो कैसे फिगर आउट करेगा, ध्यान से समझना। यहां हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस ऑफ पेन्स बी x, total number of blue boxes of pencils b y। अच्छा, ध्यान से समझना। अब अगर मैं बोलूं x बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस हैं, x बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स में कितने पेन हैं, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे पेन्स, 4x। एक बॉक्स में अगर 5 पेंसिल हैं तो y बॉक्सेस में कितनी हो जाएंगी, 5y। तो टोटल क्या बोला उसने, क्वांटिटी, हाँ, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी 4x प्लस 5y, ये हो जाएगी। ये जो आया ना आंसर अपना, ये वाला जो आंसर आया है, ये यहां तक आया है, यहां तक, यहां तक, यहां तक। आगे ये चीज अलग है। अगर वो कह रहा है उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिल जाए तो कितने पेन्स और पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी उसकी, ये तो चलो थी 3 पेन उसको और मिल गए तो +3 कर दो बस, ये रे एडिशनल 3 पेन्स, एडिशनल 3 पेन्स, एंड दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर। ये आ गया आपका पूरा आंसर। इजी था, इसको आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो। आपके पास अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 5 कितने के होंगे, आप 5 × 10 कर दोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिटरी मेथड के हिसाब से, बस ये वही हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L मीटर्स, ये लेंथ है भाई लोग, ये लेंथ है L मीटर्स, और विड्थ है W मीटर्स।
इसको आपने फेंस करना है और डेकोरेट करना है। जो वायर है फेंस की उसको आपने लेट डाउन करना है अलोंग द लेंथ। जब आप लेंथ के हिसाब से, ये देखो ये लेंथ दी हुई है दो, ये विड्थ दी हुई है दो, ओके। जब आप लेंथ के हिसाब से उसको लेट डाउन कर रहे हो तो आपका कॉस्ट क्या आ रहा है, 100 रुपए पर मीटर का, 100 रुपए पर मीटर का। और जब आप विड्थ के हिसाब से उसको लेट डाउन कर रहे हो, दो विड्थ थियरी, तो आपका कॉस्ट क्या आ रहा है, 80 रुपीज पर मीटर। कितना आ रहा है, 80 रुपीज पर मीटर। स्पेशल सीट भी आप शो कर रहे हो थ्रू आउट द गार्डन, जिनकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर। एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे तो यूनिट देखो, यूनिट मीटर मीटर है। अगर यूनिट मीटर मीटर है तो काम हो रहा है सिंगल आइडेंटिटी के ऊपर, सिंगल एंटिटी के ऊपर बोल दो, आप आइडेंटिटी रहने दो, एंटिटी बोल लो। सिंगल चीज के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए उसकी जो ऐसे यूनिट है वो मीटर है, मतलब लेंथ सिंगल है, विड्थ सिंगल है, तो मीटर मीटर है। लेकिन जब हाँ आपने स्क्वायर देख लिया, इसका मतलब ये पता किस चीज की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी एरिया की। किसकी बात हो रही है, एरिया की। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, पहले हम देख लेंगे टोटल कॉस्ट लेंथ की कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट विड्थ की कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट एरिया की कितनी आएगी। तीनों को ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा खत्म। तो चलो आओ, टोटल कॉस्ट, या फिर टोटल रहने ही दो आप अभी लिखने को, क्योंकि हमने आगे भी काम करना है ना इन चीजों के ऊपर। तो कॉस्ट फॉर लेंथ, कितनी लेंथ है, एक लेंथ ये रही और एक ये रही, दो लेंथ है। ये क्या हो जाएगा, 2L, और कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। मल्टीप्लाई करा दो 100 के साथ, ये आ गया रुपीज 200L। कॉस्ट फॉर विड्थ, कितनी विड्थ है, ये देखो, एक विड्थ ये रही, एक ये रही, दो विड्थ है। अगर दो विड्थ है तो 2W इंटू 80, ये कितना आ जाएगा, रुपीज 160W। अगर रुपीज नहीं लगाना तो ना लगाओ यार, क्योंकि वैसे भी सारी तो यूनिट्स वही हैं, कोई डाउट यहाँ तक, 200L एंड 160W। अब कॉस्ट ऑफ सीड्स जो है लॉन्ग एरिया चलना है। मेरे को एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ, और इसको मल्टीप्लाई करवाने किसके साथ, किसके साथ, 50 के साथ। ये क्या हो जाएगा फिर, 50L W। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इन तीनों को, इन तीनों को ऐड करा दो, तो ये हो जाएगा 200L प्लस 160W प्लस 50LW, 50LW। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, क्या आ गया आपका, एक्सप्रेशन आ गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसी के साथ ये वाली एग्जांपल जो 2 है वो होगी खत्म। लेकिन ये एक्सप्रेशन आगे काम आएगा, हमें काम आएगा, 200L प्लस 160W। क्यों, यहाँ आएगा काम, इधर लिख लेते हैं, 200L प्लस 160W प्लस 50LW, 50LW। अब देखना क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, ये देखो, ये टर्म होगी एक, एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी, तीन टर्म्स होगी। ये क्या है, टर्म्स हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, वेरिएबल, क्या बोला है, वेरिएबल। इसका वेरिएबल क्या होगा, L, इसका क्या होगा, W। इसके दो वेरिएबल आएंगे, क्योंकि उसने पूछा नहीं ना पर्टिकुलरली किसकी बात हो रही है वो। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, कोएफिशिएंट्स, क्या कह रहा है वो, कोएफिशिएंट्स। इस केस में जो कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं ना वो, जब कभी भी आपको ऐसा कोई केस आता है जिसमें उसने क्लियरली बोला ना हो कि क्या कोएफिशिएंट बताना है, तो बात हो रही है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की। किसकी बात हो रही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की, याद रखना नंबर वाले कोएफिशिएंट की। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 200, इसका क्या हो जाएगा 160, इसका क्या हो जाएगा 50। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1।
वो कह रहा है ये अलग कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कांस्टेंट भी था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में देयर इज नो कांस्टेंट। इन एग्जाम्पल 2 देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। बस यही लिखना आपने। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया थिंक एंड रिफ्लेक्ट का खत्म। मैं हर चीज करवाऊंगा आपको, थिंक एंड रिफ्लेक्ट कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा मैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 ना बड़ी 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 प्यारी सी एग्जाम्पल है, देखना ध्यान से। वो कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने बेंड किया अलग अलग फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमने 7 सेंटीमीटर ले ली, विड्थ 3 सेंटीमीटर ले ली। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में टोटल लेंथ ऑफ वायर वो 10 सेंटीमीटर ले रहा है, ध्यान रखना इस चीज का, 10 सेंटीमीटर ले रहा है। मान लो एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें लेंथ 5.5 सेंटीमीटर ले लिया आपने, और जो विड्थ है वो ले लिया आपने 4.5 सेंटीमीटर, ऐसा भी केस हो सकता है। अब अगर एक्सप्रेशन बताओ हमें, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल्स के लिए क्या कुछ है ऐसा जो एक्सप्रेशन आप लिख सको। ध्यान से समझना, आपको इधर से समझाता हूँ, इधर से। जब उसने 10 सेंटीमीटर की ली पूरी की वायर, और उसने बोला कि उसने लेंथ ले ली 7 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी लेंथ। पहले लॉजिक समझो, कंसेप्ट समझो, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेंथ के बाद उसने निकाल दी थी विड्थ। टोटल वायर 10 सेंटीमीटर की थी जिसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर, विड्थ तो उसने पता कैसे निकाली, ऐसे निकाली, 10 - 7 = 3 करके, ऐसे विड्थ निकाली। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट कर लो लेंथ भी x सेंटीमीटर, ठीक है, तो विड्थ क्या हो जाएगी, 10 में से ही x निकाला मैंने, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 - x ही हो जाएगा, क्योंकि उसने सारे के सारे रेक्टेंगल के लिए बोला है, तो हम फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते, वी नीड टू टेक x, वी नीड टू टेक x। तो विड्थ भी 10 - x, एरिया इधर लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, एरिया का फॉर्मूला x, 10 - x, इसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा 10x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ गया। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो x को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10x हो गया, x को इसके साथ करूंगा तो -x² आ जाएगा। ये आ गया एक्सप्रेशन, सारे के सारे ऐसे रेक्टेंगल्स के लिए, सारे के सारे रेक्टेंगल्स के लिए आ गया एक्सप्रेशन अपना। आगे देखते हैं क्या है। अगला जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है ये, 10x - x², तो लिख लेते हैं इसको, 10x - x²। जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो एक तो 10x टर्म आ रही है, एक आ रही है -1x² टर्म। उसके बाद बात आती है वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल, इसका वेरिएबल क्या होगा x, इसका क्या होगा x²। कोएफिशिएंट की अगर बात करें हम, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 10, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, दैट्स इट। आगे वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये अपना एग्जाम्पल 3 से आया था, ये एग्जाम्पल 3 से आया था। अब कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन एग्जाम्पल 1 एंड 3। अच्छा, जब हमने एग्जाम्पल 1 की थी, चलो अब तो याद ही होगी अपने को, 4 उसमें वो थे और 5 पेंसिल्स थी और आगे 3 था, ये आया था एक्सप्रेशन हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का, ये आया था अपना एग्जाम्पल नंबर 1 का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं, चलो बताओ क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है दैट ये वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है ना। ये है इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना,
इसमें आ रहा है एक वेरिएबल, इसमें दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है 2, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। चलो हो गया काम तमाम इसका, हो गया इसका काम तमाम। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 2.1 में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही इज आस्किंग इज फाइंड करो भाई डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। चलो इधर आओ, पहले मेरे को बताओ, देखो ये वाली जो चीज है ना, ये हम फन फन वे में करेंगे। फन वे में कैसे करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट में लिखना उसका आंसर। मेरे को सबसे पहले बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, पहले वाले में टर्म्स कितनी है। टर्म्स मैं रेड पेन से यूज करूंगा और डिग्री ब्लैक से। 3 टर्म्स हैं इसमें। उसके बाद इसकी डिग्री क्या है 2, डिग्री क्या है 2। अच्छा अगर डिग्री 2 है तो इसका नाम क्या होगा क्वाड्रेटिक। मैं याद ही करवा दूंगा आपको क्लास में करते करते, मैं याद ही करवा दूंगा। देखना आप वीडियो देखते देखते पूरा याद रख लोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे टिप्स पे हो जाएंगी ऐसे लाइक दिस। अच्छा इसमें कितनी टर्म्स हैं, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 लिख दिया होगा अब तक। 3 टर्म्स। इसकी डिग्री क्या है 3, डिग्री क्या है 3। 3 किसके लिए यूज होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। अच्छा ये क्या है, ये क्या है कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट। अच्छा इसकी कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है। और कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट की डिग्री होती है 0। क्या होती है 0। इसकी कितनी टर्म्स हैं पोलिनोमियल की, इसमें है 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 क्या है डिग्री है इसकी। 1 क्या है इसकी डिग्री। और 1 के लिए कौन सा पोलिनोमियल यूज होता है नेम लीनियर। कौन सा यूज होता है लीनियर। देख लो तसल्ली कर लो, सही है ना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन उड़ा दिया। आगे चलते हैं अब। राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। वाओ, कोई ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 1 है। मैं लिखूंगा 2x, इसकी डिग्री 1 है, ये लो। या फिर ये लो, इसकी डिग्री भी 1 है। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। फिर जिसकी 2 है 2x² प्लस 3x प्लस 10, इसकी डिग्री 2 है। या फिर इसकी डिग्री भी 2 है। या फिर इसकी भी 2 है। मैं पता क्यों इतना ज्यादा लिख रहा हूँ, 3 3 पार्ट क्यों लिख रहा हूँ एक एक, ताकि आपको क्लियरिटी हो, क्लियरिटी हो। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो सिर्फ वीडियो तसल्ली से देख के भी आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। पता क्यों, क्योंकि मैं आपको एक चीज जो उसने पूछी है उसके साथ 3 चीजें और करवा देता हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। इसमें मैंने क्यों 3 बार करवाया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन डिग्री 2 है, डिग्री 2 है दोनों की। ठीक है तीनों की। उसके बाद 3 डिग्री के लिए 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 10। या फिर सिर्फ 5x³, इसकी डिग्री भी 3 है। ठीक है ना। ये हो गया 1 डिग्री के लिए, ये हो गया 2 डिग्री के लिए, और ये हो गया 3 डिग्री के लिए। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। ये x² है और ये x³ है, इधर लिख देता हूँ मैं। ये x² है और ये x³ है। चलो आओ, चलो आओ। अगर आपने x² का कोएफिशिएंट ढूंढना है एक पोलिनोमियल में से, एक पोलिनोमियल में से x² का कोएफिशिएंट ढूंढना आपने, तो सबसे पहले वो टर्म ढूंढो जहां x² लिखा हुआ है। ये देखो टर्म, ये लिखा हुआ है x²। अब लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ x², इसका साथी क्या है x² का प्लस 6। अब जब उसने x³ का कोएफिशिएंट पूछा, उसकी टर्म ढूंढो, ये रही टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या आ जाएगा -3, क्योंकि x³ का साथी क्या है -3 है।
-3 है, इसको भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है इनकी। जिसका कोएफिशिएंट उसने पूछा है पहले वो टर्म ढूंढो, टर्म को अलग से सोचो, उसका साथी लिख दो, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल? ओ हो, ये तो चक्कर है भाई। उसने जिसका कोएफिशिएंट पूछा है वो तो वेरिएबल ही नहीं है पोलिनोमियल में। अच्छा आप ये ना सोचना z नहीं है इसमें, इसमें पता है क्या है, z क्यूब, z स्क्वायर, लेकिन z इज मिसिंग। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो आपको ऐसे वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछे जो कि है ही नहीं, उस पोलिनोमियल में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कोएफिशिएंट होगा 0, उसका साथी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल दिस? कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? ये एक्चुअली क्यूब है, इसको हम क्यूब कर देते, इसको स्क्वायर कर देते, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगाओ, वो खुद ही राजा होता है। वो कहता है भाई मैं अकेला खुश हूँ, मेरे को किसी का कोई साथ नहीं चाहिए। तो देख लो इसमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। इसके साथ एक्स क्यूब वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके साथ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके साथ एक्स वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। बट इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी -10। क्या होगी? -10। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म गाइस। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट साथ साथ करते रहें। उससे क्या होगा, इंटरेक्शन बनी रहेगी हमारी। ठीक है, पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।